जी, कब्जा और स्वामित्व। अभी तक हमने पढ़ा है विधि। विधि किसे कहते हैं? विधि की परिभाषाएं क्या-क्या थी? विधि के लक्षण, विधि के दोष, विधि के प्रकार, विधि से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं, इन सब के बारे में हमने अभी तक जाना है और अब हम पढ़ेंगे विधि की अवधारणा में ही कब्जा और स्वामित्व। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कब्जा और स्वामित्व। कब्जा जिसको हम अंग्रेजी में पोजीशन कहते हैं, वहीं स्वामित्व को ओनरशिप कहते हैं। जैसा कि इन दोनों के नाम से सहज रूप से हम ये महसूस कर सकते हैं कि कब्जा किसी वस्तु पर व्यक्ति के तथा स्थिति में होने का भाव होता है, ठीक है ना? उसके अधिकार का भाव होता है कि आप तात्कालिक स्थिति में किसी वस्तु पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। वहीं स्वामित्व होता है कि किसी मकान को किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया और जब उस मकान को उसने अपने खुद के प्रयोजनार्थ काम में ले रखा है, तो वह उसका क्या है? वह उसका स्वामित्व है। तो इस प्रकार से हम कब्जा और स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे। यह सच है कि भौतिक वस्तुओं के उपयोग और उपभोग के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। भौतिक वस्तुएं हमारे अपने ब्रह्मांड के अंदर, हमारे चारों ओर के पर्यावरण परिवेश में कोई भी भौतिक वस्तु होती है, उसका उपभोग और उपयोग हम करते आए हैं और इनके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव जीवन का संचालन के लिए भौतिक वस्तुओं का उपभोग और उपयोग हम करते रहे हैं। जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन, कपड़ा, मकान आदि की आवश्यकता होती है और इन भौतिक वस्तुओं में तीन प्रमुख चीजें जो हमारे संवैधानिक विधि के अंदर भी परिभाषित की गई हैं कि व्यक्ति को आवश्यक जीवन जीने की जो वस्तुएं होती हैं वह रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। तो इसलिए भौतिक वस्तुओं में जिन प्रमुख तीन चीजों की महती आवश्यकता होती है वह भोजन, मकान और कपड़ा, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान होता है। वहीं व्यस्त रहने हेतु भी भौतिक वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अब मान लीजिए मैं अभी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को व्यस्त किया है और जब कोई व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखने के लिए जिन भौतिक वस्तुओं का सहारा लेता है, तो वे भी उसके अपने नैतिक जीवन, दैनिक जीवन को बताते हैं। इसी संदर्भ में व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण कब्जा कहलाता है। मान लीजिए अभी मैं कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा हूं और जिस वस्तु का प्रयोग, जिस कंप्यूटर का प्रयोग मेरे द्वारा वर्तमान समय में, तात्कालिक समय में किया जा रहा है, वह वस्तु, वह कंप्यूटर, उस पर मेरा कब्जा है। इसका मतलब तात्कालिक स्थिति में किसी वस्तु पर अपना अधिकार होना कब्जा कहलाता है। अब हम जानेंगे कब्जे की परिभाषाएं। कब्जा और स्वामित्व हम पढ़ रहे हैं, उसमें पहला है कब्जा। कब्जे की परिभाषाएं। सामंड एक विधि शास्त्री थे। उन्होंने परिभाषा दी कब्जे की कि वस्तु एवं व्यक्ति के मध्य, यह व्यक्ति और वस्तु के मध्य निरंतर संबंध विद्यमान होता है, वही उसका कब्जा कहलाता है। एक वस्तु होती है और एक व्यक्ति होता है। किसी भी परिवेश में किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का एक नियत आप कह सकते हैं कि संबंध होता है, ठीक है ना? किसी तात्कालिक स्थिति में, किसी विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति और वस्तु का जब अंतर संबंध होता है, एक दूसरे का जब संबंध होता है, तो उसको सामान्य ने कहा यही कब्जा होगा। क्या बताया? तो सामान्य के अनुसार कब्जे की क्या परिभाषा थी कि व्यक्ति और वस्तु के मध्य जो निरंतर संबंध विद्यमान होता है वही कब्जा कहलाता है। दूसरा, पोलक के अनुसार कब्जे की क्या परिभाषा थी कि व्यक्ति का किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण ही उसका कब्जा सिद्ध करता है। भौतिक नियंत्रण, मान लीजिए मेरे हाथ में कोई मोबाइल है या कोई मेरे हाथ में रिमोट है। अब वर्तमान स्थिति में जिस समय मैं बोल रहा हूं, इस समय यह रिमोट मेरे हाथ में, इसका मतलब इस रिमोट पर मेरा कब्जा है। यानी कि तात्कालिक स्थिति में किसी वस्तु पर, किसी भौतिक पदार्थ पर व्यक्ति का नियंत्रण ही उसका कब्जा सिद्ध करेगा। तीसरा, सेवनी का, उसने बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी। सेवनी ने क्या कहा कब्जे के बारे में कि कब्जे का सार तत्व यह है कि कब्जे का सारांश क्या है कि कब्जाधारी अपने भौतिक नियंत्रण के आधार पर अन्य व्यक्तियों को कब्जाधीन वस्तुओं के उपयोग से वंचित रख सके। और सेवनी ने क्या बताया? अब देखो, तीन चीजें थी। पहले मैं सेवनी का बताता हूं। सेवनी ने क्या कहा कि कब्जे का सार तत्व, कब्जे का सार क्या है कि कोई वस्तु आपके पास है, उसके भौतिक नियंत्रण को यह सिद्ध करता है कि इस
ये वस्तु है, ये रिमोट है, इस पर मेरा भौतिक नियंत्रण है। अब इस पर भौतिक नियंत्रण मेरा जो है, इससे मैंने अन्य दूसरे व्यक्तियों को वंचित कर दिया है। मेरे हाथ में, इसलिए मेरा ही नियंत्रण है, दूसरे नहीं कर सकते। इससे बात स्पष्ट होती है कि किसी भौतिक पदार्थ पर जब किसी व्यक्ति का नियंत्रण होता है तो वह अन्य व्यक्तियों को उसके नियंत्रण से वंचित कर देता है। और यह परिभाषा कब्जे की किसने दी थी? सेवनी ने दी थी। तो इस प्रकार से तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, पहली सामंड की, दूसरी पोलक की और तीसरी सेवनी की। अब मैं इस रिमोट या इस भौतिक पदार्थ से इन तीनों परिभाषाओं को स्पष्ट कर देता हूं। सामंड ने तो क्या बताया कि एक वस्तु और एक व्यक्ति, ये वस्तु है और ये व्यक्ति है, इन दोनों का जब परस्पर संबंध होता है, तात्कालिक स्थिति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो यह कब्जा कहलाता है। ये बात तो सामंड ने कही। पोलक ने क्या कहा कि किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण, ये रिमोट मेरे वर्तमान समय में मेरे हाथ में है, तो इस पर जो नियंत्रण है यही मेरा कब्जा है। ये बात कही किसने? पोलक ने। सामंड ने तो कहा कि इसका और मेरा संबंध है। पोलक ने क्या कहा कि जो ये वस्तु है आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब आपका इस पे कब्जा है। और सेवनी ने क्या बताया कि जब भौतिक पदार्थ पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो जाता है, जैसे इस रिमोट पर मेरा कब्जा है, तो मैं अन्य व्यक्तियों को इस रिमोट पर कब्जा करने से वंचित कर रहा हूं। तो ये भी कब्जे की परिभाषा किसने दी? सेवनी ने दी। तो इस प्रकार से कब्जे की परिभाषाएं। अब जानते हैं उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कब्जे की विशेषताएं। अब ये जो परिभाषाएं, भाई पहली सामंड की, दूसरी पोलक की, तीसरी सेवनी की। सामंड, सेवनी और पोलक, या सामंड, पोलक, सेवनी, उनकी परिभाषाओं के आधार पर कब्जे की विशेषताएं या कब्जे के लक्षण हम यहां पे जानेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला है कब्जे के लिए व्यक्ति और वस्तु दो तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे मैं व्यक्ति हूं, ये वस्तु है, या ये पेंसिल जिस पे मेरा कब्जा है, ये पेन जिस पे मेरा कब्जा है, तो ये कब्जे को सिद्ध करेगा कि व्यक्ति और एक वस्तु का होना कब्जे के लिए जरूरी है। नंबर 2, व्यक्ति और वस्तु के मध्य निरंतर संबंध विद्यमान होना चाहिए, लगातार संबंध होना चाहिए, तभी उस पर कब्जा सिद्ध होगा। यह भी कब्जे का एक लक्षण या विशेषता है। तीसरा है व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति है, उस पर वस्तु का भौतिक नियंत्रण, व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण, कोई व्यक्ति है उस पर उसका भौतिक नियंत्रण या उसके संचालन में वह वस्तु होनी जरूरी होती है। यह कब्जे की एक विशेषता है, उसका एक लक्षण है। नंबर 4, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण है। कि कब्जा है ना, वह स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण है। इस वस्तु को मैंने अपने हाथ में ले रखा है, इसका मतलब पहली नजर में यह है कि यह रिमोट मेरा है। ठीक है, इसका मतलब मेरा इस पे कब्जा है, तभी तो मेरा है, ना कि अकाट्य। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह रिमोट ही मेरा है। दो चीजें हुई कि यह रिमोट अब मेरे हाथ में इसलिए मेरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिमोट मेरा ही है। इसलिए इस बात को यह कथन साबित करता है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण होता है, लेकिन अकाट्य नहीं। तो इस प्रकार से कब्जे के लक्षण होते हैं कि कब्जे में एक व्यक्ति और एक वस्तु होना जरूरी है, और व्यक्ति और वस्तु उन दोनों के बीच में निरंतर संबंध रहना जरूरी है, और तीसरा उस वस्तु पर व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण रहना जरूरी है, और नंबर 4 है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण होता है, लेकिन अकाट्य प्रमाण नहीं होता। कब्जे से संबंधित विधिक सिद्धांत आप पढ़ेंगे कि कब्जे से संबंधित कानूनी सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है भाई सेवनी का कब्जा सिद्धांत। सेवनी ने कब्जा सिद्धांत क्या बताया था? सेवनी के अनुसार वस्तु पर व्यक्ति के कब्जे के लिए दो तत्वों का एक साथ विद्यमान होना आवश्यक है। सेवनी की परिभाषा क्या थी? सेवनी ने परिभाषा बताई थी कि कब्जा जो होता है वह किसी वस्तु पर व्यक्ति के भौतिक नियंत्रण होने से अन्य व्यक्तियों के भौतिक नियंत्रण को वंचित कर देता है, या अन्य व्यक्तियों का उस पर अधिकार जो होना चाहिए वह उससे वंचित कर देता है। तो यह बात सेवनी की परिभाषा में थी कब्जे से संबंधित। अब कब्जा से संबंधित जब सेवनी ने अपना सिद्धांत दिया, विधिक सिद्धांत दिया, तो सेवनी का जो कब्जा सिद्धांत था उसमें क्या कहा गया कि वस्तु पर व्यक्ति के कब्जे के लिए दो तत्वों का एक साथ विद्यमान होना आवश्यक है। ये तत्व जो होते हैं वो होते हैं काय और धारणाशय, एनिमस। काय का मतलब या काय का संबंध होता है शारीरिक, कि वस्तु पर
दो प्रकार के कब्जे हो सकते हैं। एक तो शारीरिक कब्जा जिसका संबंध काय से होता है, और दूसरा होता है धारणा से, यानी कि एनिमस। इसका मतलब क्या है? मानसिक। एनिमस का मतलब क्या होता है? मानसिक होता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि सेवनी के कब्जा सिद्धांत में, सेवनी का जो कब्जा सिद्धांत था उसमें दो तत्व प्रमुख थे। कितने तत्व प्रमुख थे? दो तत्व। पहला तत्व था भाई इसके अंदर काय, और दूसरा इसमें था धारणाशय। इसका मतलब एनिमस, इसका मतलब मानसिक। तो सेवनी ने कहा कि किसी वस्तु पर दो तरीके से कब्जा हो सकता है, यानी कि किसी वस्तु पर कब्जे के लिए दो तत्वों का होना परम आवश्यक है। पहला शारीरिक कब्जा और दूसरा मानसिक। शारीरिक और मानसिक दोनों का ही मिलन उस कब्जे में होना जरूरी है। काय से अभिप्राय क्या बताया था सेवनी ने? कि वस्तु पर शारीरिक नियंत्रण काय होता है, तथा धारणाशय का अभिप्राय वस्तु को धारण करने की व्यक्ति की मानसिक इच्छा होती है। यदि दोनों तत्वों में से किसी तत्व का अभाव होता है, यदि शारीरिक और मानसिक यानी काय और धारणाशय यानी कि एनिमस और काय, इन दोनों में से अगर किसी एक तत्व का अभाव है, किसी भी एक का, तो व्यक्ति का वस्तु पर कब्जा सिद्ध नहीं होता। ये दोनों ही उस पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये है, एक रिमोट है, कोई भौतिक पदार्थ है। मैं शारीरिक रूप से तो इस पे मैंने अपनी पकड़ बना रखी है, लेकिन मानसिक रूप से अगर मेरी इस पे पकड़ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि ये मेरा इस पे कब्जा नहीं हो सकता, यह कब्जे को प्रमाणित नहीं करेगा। ये बात सेवनी ने कही कि वस्तु पर कब्जा जो होता है वह मनुष्य का शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से, काय और धारणाशय दोनों ही रूप से होना जरूरी है। सेवनी के इस कब्जा सिद्धांत की आलोचना की गई है। सेवनी का जो एक कब्जा सिद्धांत था ना, इस विधि सिद्धांत की आलोचना भी की गई कि काय की अनुपस्थिति भी कब्जा सिद्ध करती है, कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु के साथ मौजूद नहीं है तो भी कब्जा सिद्ध हो सकता है, यह आलोचना कही गई। जैसे एक उदाहरण इस बात का है कि कमरे में सामान रखकर जाने से कमरे में रखी वस्तुओं पर व्यक्ति का कब्जा सिद्ध होता है। अब ये सेवनी के सिद्धांत की आलोचना हो रही है इस स्टेटमेंट से। मान लीजिए कोई कमरा है और उस कमरे में मैं अपना सामान रख के वहां से उसको लॉक करके चला जाता हूं। इसका मतलब तत्समय जब उसका परीक्षण किया जाता है तो उस पर कब्जा किसका है? मेरा है। लेकिन मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, इसका मतलब काय की अनुपस्थिति है। तो सेवनी के कब्जा सिद्धांत में इस आधार पर आलोचना की गई कि काय की अनुपस्थिति में भी कब्जा सिद्ध हो सकता है। दूसरा कब्जे का सिद्धांत था भाई सामंड का कब्जा सिद्धांत। सामंड ने भी अपना एक कब्जा सिद्धांत दिया। सामंड ने वस्तु के प्रकार के आधार पर कब्जे को वर्गीकृत करते हुए निर्धारित किया है कि मूर्त संपत्तियों पर व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण, मूर्त संपत्तियों पर व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण या काय सिद्ध हो सकता है। मूर्त जो दिखाई देती हैं उन पर व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण सिद्ध हो सकता है, उसका शारीरिक नियंत्रण सिद्ध हो सकता है, परंतु अमूर्त संपत्तियों पर व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण ना होते हुए भी उन पर कब्जा सिद्ध हो सकता है। जैसे ख्याति, किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि, एमिनेंसी, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, ये क्या है? ये अमूर्त है। आपने किसी व्यक्ति ने प्रतिष्ठा को देखा है? नहीं। किसी व्यक्ति ने ख्याति को देखा है? जी नहीं। तो ख्याति और प्रतिष्ठा ये अमूर्त वस्तुएं होती हैं, इन पर व्यक्ति का धारणाशय तो होता है लेकिन काय नहीं होता, शारीरिक कब्जा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ये कब्जे को सिद्ध करती हैं। कॉपीराइट पर भौतिक नियंत्रण ना होते हुए व्यक्ति का इन पर कब्जा सिद्ध रहता है। अतः काय की अनुपस्थिति भी कब्जे को सिद्ध करती है। तो सेवनी के कब्जे का तोड़ था वो किसने निकाला? सामंड ने। और सामंड ने कहा कि वस्तु के आधार पर अगर कब्जे को हम पढ़ें या कब्जे को अगर हम परिभाषित करें तो यह तय है कि किसी भौतिक पदार्थ पर व्यक्ति के काय की अनुपस्थिति में भी कब्जा स्पष्ट सिद्ध होता है। जैसे मूर्त और अमूर्त वस्तुओं से संबंधित कब्जा। मूर्त वस्तुओं पर व्यक्ति का कब्जा तो उसके काय को और उसके धारणाशय को स्पष्ट करता है, लेकिन अमूर्त वस्तुओं पर जैसे उसकी प्रतिष्ठा, जैसे उसकी ख्याति, जैसे कॉपीराइट, उसका अपना एक विशेषाधिकार है, तो इस पर उस व्यक्ति का काय तो नहीं होता लेकिन उसका कब्जा होता है।
इसका मतलब उसकी सिर्फ धारणाशय की या उसके अधिकार की उपस्थिति के कारण ही उसका कब्जा सिद्ध होता है। तो इससे स्पष्ट होता है सामंड के कब्जा सिद्धांत के अंतर्गत कि काय की अनुपस्थिति भी कब्जे को स्पष्ट करती है या सिद्ध करती है। तीसरा था इहरिंग का कब्जा सिद्धांत। इहरिंग ने भी कब्जा सिद्धांत दिया। इहरिंग कब्जे के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। इहरिंग जो कब्जा है उसके बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं और कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर व्यक्ति का स्वामी की भांति संबंध प्रतीत हो तो यह माना जाए कि उस व्यक्ति का उस वस्तु पर कब्जा भी है, अर्थात स्वामित्व के अधीन वस्तुओं पर अधिकार ही कब्जा है। अभी थोड़ा जटिल परिभाषा है कि इहरिंग ने क्या बताया। इहरिंग ने कहा कि एक वस्तु है, उस वस्तु पर व्यक्ति अगर स्वामी की भांति कार्य करता है उस वस्तु पर, या उस वस्तु से संबंध व्यक्ति का स्वामी की भांति है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का उस वस्तु पर जो कब्जा है वह स्वामित्व के अधीन है। वह किसके अधीन है? स्वामित्व के अधीन है। और यह बात किसने कही? इहरिंग ने। तो इहरिंग का जो कब्जा सिद्धांत था वो ये कहता है कि किसी भौतिक पदार्थ पर जब व्यक्ति का कब्जा स्वामित्व की भांति हो तो वह उसके स्वामित्व के अधीन कब्जा स्पष्ट करता है। और नंबर 4 था भाई कांट का कब्जा सिद्धांत। कांट जो था उसने अपना कब्जा सिद्धांत दिया, और कांट जो जर्मनी का एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री था, उसने अपने कब्जे सिद्धांत में क्या कहा? कांट का कथन है कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होते हैं। कांट ने कहा कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र होता है, वह आजाद होता है, एवं प्रत्येक व्यक्ति में इच्छा का भाव अनिवार्यतः विद्यमान रहता है। और व्यक्ति जो प्राणी जिसका इस संसार में अवतरण होता है उसमें इच्छा का भाव अनिवार्यता विद्यमान रहता है। हर व्यक्ति में इच्छा होती है, हर व्यक्ति की अपनी निर्देशित या स्वनिर्देशित इच्छाएं उसमें होती हैं। अतः किसी वस्तु को अपने नियंत्रण में लेते हुए वह अपना धारणाशय स्पष्ट करता है कि वह वस्तु पर अपना कब्जा भी चाहता है, अर्थात इच्छा की अभिव्यक्ति ही कब्जा है। अब कांट का कब्जा सिद्धांत क्या था? कांट ने कहा कि जब व्यक्ति प्राकृतिक रूप से संसार में आता है तो वह इच्छा के अनुसार कब्जा चाहता है। जैसे यह एक रिमोट है और इस पर मैं अपना कब्जा चाहता हूं, इसे मैं अपने अधिकार में लेना चाहता हूं, और जैसे ही मेरे अधिकार में आया तो मैं अपने धारणाशय को स्पष्ट कर रहा हूं, मैं अपनी मानसिकता को स्पष्ट कर रहा हूं, मैं अपने मानसिक तत्वों को बता रहा हूं कि मेरा इस वस्तु पर कब्जा है और मैं रखना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु पर, किसी भौतिक पदार्थ पर व्यक्ति कब्जा करना चाहे तो इससे उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। किसकी अभिव्यक्ति होती है? इच्छा की। तो कांट ने दो चीजों को मिला के कहा। कांट ने कहा कि इच्छा जो होती है उसमें नियंत्रण और प्लस मानसिकता दोनों का समामेलन होता है, दोनों का उसमें मिलन होता है। तो इस प्रकार से ये कांट का कब्जा सिद्धांत था। नंबर 5वां था होलैंड का कब्जा सिद्धांत। होलैंड का कब्जा सिद्धांत क्या था कि होलैंड की अवधारणा समाज की शांति व्यवस्था पर आधारित है। होलैंड की अवधारणा समाज की शांति व्यवस्था पर आधारित है, जिसके अनुसार समाज में शांति बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि विधि स्वयं कब्जे को संरक्षण प्रदान करे। होलैंड ने यह कह दिया, सब चीजों से अपना पल्ला झाड़ लिया, अपने आप को दूर कर लिया और कहा कि चाहे भौतिक नियंत्रण हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी प्रकार का नियंत्रण वैध नहीं है, बल्कि किसी कब्जे को सही साबित करने के लिए, किसी भी कब्जे को सही साबित करने के लिए विधि को यह चाहिए, कानून को यह चाहिए या न्यायालय को यह चाहिए कि वह उसको संरक्षण प्रदान करे कि भाई इस वस्तु पर या इस स्थान पर या इस कार्य पर किसका कब्जा है या इस संपत्ति पर किसका कब्जा है। यह कार्य विधि का है, ना कि व्यक्ति का उसके भौतिक रूप से, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कब्जा करने से है। अतः कब्जा वैधानिक अधिकार का प्रतीक है। इसलिए होलैंड ने क्या कहा कि कब्जा वैधानिक होता है, यानी कि विधि जिस चीज को संरक्षण प्रदान करती है और जिसके लिए संरक्षण देती है वही कब्जा है। तो कब्जा वैधानिक होता है। यह बात किसने कही? यह बात होलैंड ने कही। जो तभी वैध माना जाए जबकि वो विधि के अधीन प्राप्त किया गया हो। और कब्जे के बारे में होलैंड ने कह दिया
कि कब्जे को तभी वैध माना जा सकता है जब उसे विधि के अधीन आपके द्वारा प्राप्त किया गया है। अगर आपने विधि के अनुसार कब्जा प्राप्त नहीं किया है तो वह कब्जा अमान्य है, अवैध है। नंबर 6 था होम का कब्जा सिद्धांत। होम ने भी अपना एक कब्जा सिद्धांत दिया और उसने क्या कहा, होम के अनुसार वस्तु पर व्यक्ति के कब्जे के लिए दो तत्वों का एक साथ विद्यमान होना आवश्यक है। होम ने भी दो बातें बताई कि कब्जे के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो कॉप्स और दूसरा एनिमस। इसने कहा कॉप्स और एनिमस ये दोनों चीजें होनी चाहिए, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि कॉप्स और एनिमस किसने बताया था, ये दोनों चीजें सेवनी के कब्जा सिद्धांत में थी। सेवनी ने कहा था कि किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण का मतलब उस पर दो तत्वों का होना आवश्यक है, एक तो काय और एक धारणाशय। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से उस पर कब्जा होना जरूरी है। और यही बात होम ने अपने कब्जा सिद्धांत में कही कि कब्जे के लिए दो तत्व होने चाहिए, एक तो होता है कॉप्स और एक होता है एनिमस। कॉप्स का मतलब शारीरिक रूप से उस पर कब्जा होना जरूरी है, और एनिमस उस पर दूसरा मानसिक रूप से भी आपका कब्जा होना जरूरी है। ठीक है ना, कि वस्तु पर शारीरिक नियंत्रण तो कॉप्स काय कहलाएगा, और वस्तु को धारण करने की मनुष्य की जो इच्छा होती है मेंटल, मानसिक रूप से, वह धारणाशय या एनिमस उसका कहलाता है। ठीक है ना, यदि दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व का भी अभाव है तो व्यक्ति का वस्तु पर कब्जा सिद्ध नहीं होता। ये बात कही होम ने। जबकि सेवनी के कब्जा सिद्धांत में क्या था, अगर सेवनी और होम के कब्जा सिद्धांत दोनों की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सेवनी के कब्जा सिद्धांत में दो तत्व तो थे, लेकिन उसमें यह बात भी स्पष्ट की गई थी आलोचनात्मक रूप से कि अगर काय अनुपस्थित है तो भी किसी भौतिक वस्तु पर उसका नियंत्रण साबित हो सकता है। लेकिन होम के कब्जा सिद्धांत में उन दोनों तत्वों को कब्जे के परम तत्व बताते हुए यह कहा गया कि अगर इसमें से किसी एक तत्व का अभाव है तो कब्जा सिद्ध नहीं हो सकता। ये इन दोनों में मूल रूप से अंतर था। अनेक विधि शास्त्रियों ने इस आधार पर होम के सिद्धांत की आलोचना की कि काम की अनुपस्थिति भी कब्जा सिद्ध कर सकती है। अगर काम अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में भी कब्जा सिद्ध हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में कमरे में सामान रखकर जाने पर कमरे में रखी वस्तुओं पर कब्जा सिद्ध होता है, और यही बात आलोचनात्मक रूप से सेवनी के कब्जा सिद्धांत में कही गई थी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण जब होता है तो उसमें कब्जे की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो कॉप्स होती है, एक एनिमस होती है, एक शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि उस वस्तु पर कब्जा होना उसके कब्जे को सिद्ध करेगा, बल्कि यह भी तय है कि कब्जे को सिद्ध करने के लिए काय की अनुपस्थिति भी पर्याप्त होती है। तो अब हमने जाना है स्वामित्व और कब्जे के बारे में कि स्वामित्व जो होता है, माफ कीजिएगा, स्वामित्व और कब्जे के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा है कब्जा, कि कब्जा क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि पोजीशन, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। कब्जे के प्रकार, कब्जे के विधिक सिद्धांत और कब्जा होता क्या है, कब्जे के लक्षण, ये हमने इसमें पढ़ा है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है होलैंड का कब्जा सिद्धांत। बड़ा महत्वपूर्ण था होलैंड का कब्जा सिद्धांत, हालांकि इसको हमने पहले ही आपको बता दिया है। वही बात है कि होलैंड के कब्जा संबंधी अवधारणा समाज की शांति व्यवस्था पर आधारित होती है। होलैंड ने कब्जे को कहा कि समाज के अंदर शांति व्यवस्था होनी चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अनुसार समाज में शांति व्यवस्था रखने हेतु आवश्यक है विधि स्वयं कब्जे को संरक्षण दे। अब कब मान लीजिए किसी वस्तु पर मैं जाकर के नियंत्रण कर लेता हूं, अपना कब्जा कर लेता हूं, ठीक है ना, तो अब ये समाज के अंदर क्या है, ये नैतिकता का पर्याय नहीं है, यह नैतिकता का परिचय नहीं देगा। क्योंकि मैं किसी व्यक्ति की वस्तु पर जाकर अगर किसी प्लॉट पर मैं कब्जा करता हूं तो उसमें मारकाट होगी, लड़ाई होगी, दंगा होगा और फिर थाना तहसील होंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए होलैंड ने यह कहा अपने कब्जा सिद्धांत में कि कब्जा शांति आधारित व्यवस्था पे होना चाहिए। होलैंड ने क्या कहा कि कब्जा शांति व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि माननीय न्यायालय कब्जे को संरक्षण प्रदान करे या विधि संरक्षण प्रदान करे ताकि उसमें शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। अतः कब्जा वैधानिक अधिकार का प्रतीक है। और फिर उसने कहा होलैंड ने कि कब्जा जो होता है वह वैधानिक अधिकार का प्रतीक होता है, कानूनी अधिकार का प्रतीक है, कि कानून ने जिसको संरक्षण दे दिया, जिसको ऑर्डर कर दिया, उसी का कब्जा होता है, जो तभी वैध माना जाए जबकि यह विधि नियमों के अधीन प्राप्त किया गया हो। और कब्जे को कब लीगल माना जाए, जब यह विधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। होम का कब्जा सिद्धांत, होम के कब्जा सिद्धांत में सेवनी के सिद्धांत के समान काय
और धारणाशय की उपादेयता को माना है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों में अंतर क्या है। होम का कब्जा सिद्धांत और सेवनी के कब्जा सिद्धांत, दोनों में ही कॉप्स और एनिमस दोनों का होना जरूरी है, लेकिन इनमें एक बेसिक अंतर भी था कि सेवनी के कब्जा सिद्धांत में माना गया कि काय की अनुपस्थिति ना हो तो भी कब्जा हो सकता है, लेकिन होम के कब्जा सिद्धांत में कहा गया कि अगर इन दोनों में से किसी एक तत्व, एनिमस अथवा कॉप्स, इन दोनों में से किसी एक तत्व की अनुपस्थिति है तो कब्जे को साबित नहीं करती है, जबकि सेवनी के सिद्धांत में करती है। अब पढ़ेंगे हम कब्जे के प्रकार कि कब्जे के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है भाई मूर्त और अमूर्त कब्जा। मूर्त जो दिखाई देता है और अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है। अमूर्त कब्जे के बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी व्यक्ति की ख्याति, प्रतिष्ठा अथवा कॉपीराइट होता है, वह उसका अमूर्त कब्जा होता है, ठीक है ना। लेकिन मूर्त कब्जा किसी व्यक्ति का किसी प्लॉट अथवा मकान पे जाकर रहने लगना, ठीक है ना, और फिर अपना हुक्म जताना कि ये मेरा है, ये मूर्त कब्जा है। कब्जे का यह वर्गीकरण संपत्तियों के प्रकार के आधार पर किया गया है, और मूर्त और अमूर्त का जो वर्गीकरण होता है ये संपत्तियों के प्रकार पर किया गया है, कि संपत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि वे संपत्तियां जो दिखाई देती हैं, जो छूने योग्य होती हैं, मूर्त संपत्तियां होती हैं। प्लॉट है, मकान है, ये मूर्त संपत्ति है। इन पर जो कब्जा होता है वो मूर्त कब्जा कहलाता है, तथा ऐसी संपत्तियां जो दिखाई ना दे अमूर्त कब्जा कहलाती हैं, और इन पर प्राप्त कब्जा अमूर्त कब्जा कहलाता है। तो मूर्त और अमूर्त कब्जा आप समझ गए हैं। दूसरा है विधितः और तथ्यतः कब्जा। कानून के अनुसार और तथ्यों के आधार पर जो कब्जा होता है वह दोनों कौन से होते हैं। जब वस्तु व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो तो ऐसी वस्तुओं पर प्राप्त कब्जा तथ्यतः कब्जा कहलाता है। तथ्यतः मतलब सच्चाई जिसमें प्रकट होती है। अब प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर उपस्थित होना ही उसका कब्जा है, यह है तथ्यतः कब्जा होता है। कैसा कब्जा होता है? तथ्यतः। तथा वह कब्जा जो विधि के या कानून के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किया गया है वह विधितः कब्जा कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कपड़े पर दर्जी का कब्जा, यह तथ्यतः कब्जा है कि दर्जी जब कपड़े को सीलता है उस समय कपड़ा उसी का होता है, तो ये तथ्यतः कब्जा है। लेकिन स्वामी का स्वयं की संपत्ति पर कब्जा ये विधितः होता है। जैसे कोई प्लॉट है, ऐसे मान लीजिए उस प्लॉट पर मैं मौजूद हूं, प्लॉट तो किसी और का है लेकिन मैं मौजूद हूं और मैंने कहा है कि ये तो मेरा है, तो वो तथ्यतः कब्जा है। लेकिन कानूनन रूप से वह कब्जा किसी और का, वह प्लॉट किसी और का है, इसका मतलब वो विधितः कब्जा है। तो विधितः और तथ्य कब्जा ये होता है। विधि को डिजूरे और डिफैक्टो आप कह सकते हैं। डिजूरे यानी जिसका संबंध जुडिशियरी से होता है, और डिफैक्टो जिसका संबंध फैक्ट से होता है। तीसरा कब्जा होता है भाई तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा। तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा कि जब वस्तु व्यक्ति को प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, कि जब वस्तु व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो। मैंने कहा था कि तत्समय जो कब्जा होता है प्रत्यक्ष नियंत्रण में, एवं वस्तु एवं व्यक्ति के मध्य प्रत्यक्ष संबंध भी विद्यमान हो, तो ऐसा कब्जा तात्कालिक होता है। कोई वस्तु अथवा व्यक्ति के बीच में तत्समय जब परीक्षण किया गया हो, उस समय उन दोनों के मध्य संबंध भी हो और उस व्यक्ति का उस पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा दिखाई दे, तो ये तात्कालिक कब्जा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी अन्य के माध्यम से कब्जे में लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी दूसरे माध्यम से अपने कब्जे में लेता है, तो उस वस्तु पर कब्जाधारी का कब्जा मध्यवर्ती या मीडिएशन कब्जा कहलाता है। मीडिएशन, ठीक है ना, मध्य वाला, बीच वाला जो कब्जा होता है, यानी जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा प्राप्त किया गया है, ठीक है ना, तो ये मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। नंबर 4 है आभासी कब्जा। आभासी और वास्तविक। आभासी जो दिखाई दे, ठीक है, और वास्तविक जो होता ही है। जब व्यक्ति वस्तु का स्वामी ना होते हुए भी उस वस्तु से प्राप्त लाभों का हकदार हो, तो ऐसे लाभों पर उसका नियंत्रण उसका आभासी कब्जा कहलाता है। जैसे किसी अन्य के खेत में होकर स्वयं के खेत में जाने का अधिकार आभासी कब्जा होता है। जैसे आप समझ लीजिए आभासी कब्जा क्या होता है। आभासी कब्जा यूं तो दिखाई देता है कि भाई ये इसका है, यह है वस्तु या वह भौतिक पदार्थ उसका है, लेकिन इससे सच्चाई इसके उलट होती है कि वह किसी और की वस्तु होती है। जैसे मैं अपने घर जाता हूं, लेकिन मेरे घर जाते समय मैं बीच में 2 और खेतों को या 2 और प्लॉट्स को मैं फांदता हूं, कूदता हूं, या उनके बीच से राह में से जाता हूं। समझ गए ना। तो जिस राह से, जिस प्लॉट के अंदर से मैं अपने प्लॉट पर जाने का प्रयास करता हूं या जाता हूं, तो ये मेरी क्रिया जो है, इस क्रिया के दौरान दूसरे के खेतों के ऊपर से मेरा जाना आभासी कब्जा है। दूसरे के प्लॉट के ऊपर से राह बनाते हुए जाना ये मेरा आभासी कब्जा कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है प्रतिकूल कब्जा।
प्रतिकूल, एडवर्स पोजीशन, ठीक है ना। प्रतिकूल कब्जा किस प्रकार से होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करता है, कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी की संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करता है तथा बाद में स्वयं को संपत्ति का वास्तविक कब्जाधारी बताते हुए उस संपत्ति को आधिपत्य में रखे, तो इस प्रकार का कब्जा प्रतिकूल कब्जा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी भौतिक पदार्थ पर या भौतिक वस्तु पर कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किया है, लेकिन धीरे धीरे तदंतर समय जैसे जैसे बीतता गया, फिर उस वस्तु पर मैं ये कहता हूं कि नहीं, आपका नहीं, ना उसका, ना तो वास्तविक मालिक का, ना मध्यवर्ती का, बल्कि थर्ड पार्टी ये कह रही है जिसके पास कब्जा रहा है, वो कह रहा है कि इस वस्तु पर तो कब्जा मेरा ही है और ये वस्तु ही मेरी है, तो ये प्रतिकूल कब्जा कहलाएगा। कौन सा कब्जा कहलाएगा? प्रतिकूल कब्जा कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कब्जे के कितने प्रकार होते हैं। कुल मिला के हमने 5 प्रकार पढ़े हैं। पहला मूर्त और अमूर्त कब्जा, विधितः और तथ्यतः कब्जा, तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा, आभासी कब्जा और फिर प्रतिकूल कब्जा। अब पढ़ेंगे कब्जे को प्राप्त करने के तरीके या कब्जे को ग्रहण करने के तरीके, कि कब्जा कैसे प्राप्त किया जाए, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कब्जे को प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? भाई, किसी वस्तु को आप ग्रहण करके भी कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको अपनी संपत्ति प्रदान करता है तो उस पर आपका कब्जा होता है, उसे सुपुर्दगी या परिदान कहते हैं। जैसे विरासत के रूप में जो चीज प्राप्त होती है वह परिदान के द्वारा कब्जा कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति के पिता का देहावसान होने के बाद में उसकी संपत्ति पे उसके उत्तराधिकारियों का, उसके बेटे अथवा बेटियों का, नातियों का जो कब्जा होता है वह परिदान कब्जा कहलाता है, ठीक है ना। तो परिदान के द्वारा भी कब्जा प्राप्त होता है। इसी प्रकार से विधिक नियमों से कब्जे का प्रवर्तन होता है, कि कानून की राय में, कानून जो न्याय देती है उसके आधार पर जो कब्जा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कब्जे को ग्रहण करने के तरीके, पहला है ग्रहण के द्वारा। कब्जा किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं? जब किसी वस्तु पर कब्जा पूर्ववर्ती कब्जाधारी की अनुमति के बिना प्राप्त किया जाता है। जब किसी वस्तु पर पूर्ववर्ती कब्जाधारी की अनुमति के बिना प्राप्त कर लिया जाता है। पहले किसी और व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा था और फिर उस कब्जे को किसी और व्यक्ति के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, तो इस प्रकार से यह कब्जा जो होता है वह ग्रहण द्वारा कब्जा कहलाता है। जैसे चोरी अथवा अतिक्रमण। अब ये मान लीजिए ये पेन है, ये पेंसिल है, इस पर किसी व्यक्ति का पहले कब्जा था, मैंने इस वस्तु पर अपने कब्जा जमा लिया, तो अब ये कब्जे का जो तरीका है, इसका मतलब मैंने उससे इसको ग्रहण किया है, या फिर मैंने इस पे अतिक्रमण कर लिया है, अपना इंक्राउचमेंट कर लिया है, तो इसका मतलब इस पे मेरा जो कब्जा हुआ है वह ग्रहण के द्वारा कब्जा हुआ। तो कब्जे का पहला तरीका क्या हुआ? ग्रहण के द्वारा। दूसरा होता है सुपुर्दगी अथवा परिदान के द्वारा। जब कोई पश्चात व्यक्ति पूर्ववर्ती कब्जाधारी की अनुमति से कब्जा प्राप्त करे तो इसे सुपुर्दगी प्राप्त कब्जा कहते हैं। जैसे ए और बी हैं, ए कोई बाप है और बी कोई बेटा है, ठीक है ना। ए की अनुमति से अगर बी को कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये जो कब्जा है ना, ये सुपुर्दगी अथवा परिदान का कब्जा कहलाएगा। जैसे पिता की विरासत का पुत्र को प्राप्त होना, ये सुपुर्दगी अथवा परिदान वाला कब्जा कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखा जाए कि दूसरा जो प्रकार है कब्जे को प्राप्त करने का वह है सुपुर्दगी या परिदान द्वारा कब्जा प्राप्त करना। तीसरा तरीका है कब्जा प्राप्त करने का होता है विधिक नियमों से कब्जा प्राप्त करना, कानूनी नियमों से। जब कोई वस्तु विधिक नियमों के अधीन एक व्यक्ति के कब्जे अथवा नियंत्रण से हटकर किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तांतरित हो तो इसे विधिक नियमों से प्राप्त कब्जा कहते हैं। जैसे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पर कब्जा। देखिए, विधिक नियमों से कब्जे का प्रवर्तन। जब कोई वस्तु विधिक नियमों के अधीन, विधि ने जो कानून बनाए हैं, सरल रूप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विधि के बनाए गए कानूनों के अनुसार किसी वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होना या ए से बी को हस्तांतरित होना, लेकिन नियमों के अधीन होकर, तो ये जो कब्जा होगा ये विधि द्वारा प्रवर्तित कब्जा होगा। तो इसको किसके द्वारा प्राप्त किया गया कब्जा कहेंगे? विधि के द्वारा। जैसे विरासत का उत्तराधिकारी को प्राप्त होना, इस दौरान विरासत खुलने के लिए उसने विधि की पालना की है। किसकी पालना की है? विधि की। तो इस प्रकार से कब्जे को आप विधिक नियमों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कब्जा प्राप्त करने के तरीके, पहला ग्रहण के द्वारा आप कब्जा प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा सुपुर्दगी अथवा परिधान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा विधिक नियमों से कब्जे का प्रवर्तन आपके लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कब्जे को प्राप्त करने के तरीके हैं। नेक्स्ट है भाई स्वामित्व यानी कि ओनरशिप। ओनरशिप, स्वामित्व क्या होता है? अब हम स्वामित्व को जानेंगे। देखिए इनमें मूलभूत जो अंतर है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि कब्जा जो होता है वह तात्कालिक स्थिति में दिखाई देने वाला भौतिक नियंत्रण है, लेकिन स्वामित्व हमेशा के लिए, सदैव के लिए जो व्यक्ति का किसी भौतिक वस्तु पर अधिकार होता है या नियंत्रण होता है, जो हमेशा बना रहता है, वह स्वामित्व होता है। ये इनका मूल अंतर है। पढ़ते हैं। स्वामित्व कब्जे की भांति स्वामित्व की संकल्पना भी विधि शास्त्र में महती भूमिका रखती है। ठीक है ना। विधि शास्त्र में कब्जे और स्वामित्व दोनों को ही महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। विधि शास्त्रियों ने स्वामित्व की अवधारणा में विभिन्न अधिकारों को शामिल किया है। अब कानून के अंदर, विधि के अंदर स्वामित्व से संबंधित विभिन्न अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। चूंकि अधिकार शक्ति के पर्याय होते हैं, क्योंकि अधिकार जब किसी व्यक्ति का होता है तो उसमें शक्ति होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कर्तव्य और अधिकार दोनों अलग होते हैं। ठीक है ना। कर्तव्य पर आपका कब्जा है, कर्तव्य करना आपका परम तत्व है, लेकिन उसके साथ आप अधिकारों की मांग जब करेंगे जब आप कर्म करेंगे या कर्तव्य करेंगे। इसलिए इसमें यह कहा गया है कि स्वामित्व के संबंध में अधिकार जो होते हैं वह शक्ति के परिचायक होते हैं। कि आपको शक्ति कब प्राप्त होगी? जब आपने कर्तव्य किए हों। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की लोभ लिलुप्सा रख सकता है, लेकिन उसको उस प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा। तब प्रधानमंत्री की शक्ति जब आएगी जब उसने कर्तव्य किया हो। इसलिए अधिकार में शक्ति का पर्याय होता है, यह शक्ति अधिकार का पर्याय होती है। अतः स्वामित्व भी शक्ति का प्रतीक होता है। तो स्वामित्व क्या है? स्वामित्व क्या है? अधिकार है। और यह अधिकार कैसा है? सदा अधिकार है, हमेशा रहने वाला अधिकार है। इसका मतलब जो स्वामित्व होता है वह कब्जे की अपेक्षा बड़ी शक्ति होती है। कब्जे की अपेक्षा क्या होती है? वह बड़ी शक्ति होती है। स्वामित्व की विधिक परिभाषाएं, कानूनी कुछ परिभाषाएं लीगली बताई गई हैं। वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहली है ब्लेक लॉ डिक्शनरी के अनुसार। ब्लेक लॉ डिक्शनरी थी, उसमें क्या कहा गया कि किसी संपत्ति के उपभोग एवं उपयोग के लिए, उपभोग और उपयोग के लिए प्राप्त अधिकारों का संग्रह ही स्वामित्व कहलाता है। स्वामित्व किसे कहेंगे? कि किसी वस्तु पर उसका उपयोग अथवा उसका उपभोग दोनों को प्राप्त करने के लिए जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उन अधिकारों को ही स्वामित्व का रूप दिया जाएगा। जैसे कोई वस्तु है, कोई भौतिक वस्तु है, उस पर कब्जा पाने के लिए इसका, मान लीजिए पेंसिल है, इसका उपयोग मुझे करना है, इसका उपभोग मुझे करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार ही मेरे स्वामित्व को तथागत स्पष्ट करेंगे। ये ब्लेक लॉ डिक्शनरी ने कहा। दूसरा था ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन ने क्या बताया विधिक परिभाषा में स्वामित्व की? कि स्वामित्व जो होता है वह किसी संपत्ति पर एक व्यक्ति का ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अबाधित एवं अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। स्वामित्व ने एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी और बेहतर परिभाषा दी और कहा कि कोई संपत्ति या कोई वस्तु है। क्या है भाई? कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर व्यक्ति का जो अधिकार होता है वह उपयोग की दृष्टि से तो अनिश्चित होता है। उपयोग की दृष्टि से क्या होता है? अनिश्चित होता है। आप किसी भी वस्तु का स्वामित्व में क्या कहा गया? स्वामित्व में कहा गया कि वस्तु का अगर आप उपयोग करते हैं तो अनिश्चित उपयोग आप स्वामित्व में करेंगे। ठीक है ना। दूसरा, व्यय की दृष्टि से अबाधित, आपको कोई बाधित नहीं करेगा, आप चाहो जितना उसको खर्चो उस वस्तु को जिस पर आपका स्वामित्व है। और तीसरा क्या कहा गया? अवधि, कि जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हैं उसकी अवधि असीमित होगी। कैसी होगी? असीमित होगी। तो इस प्रकार से हमने समझा कि ऑस्टिन ने स्वामित्व के बारे में कहा कि स्वामित्व एक ऐसी चीज है
जिसमें वस्तु का उपभोग आप अनिश्चित काल के लिए करेंगे, उसका व्यय है जो आप अबाधित तरीके से कर सकते हैं, और उस वस्तु की जो अवधि होगी वह असीमित होगी। तो यही आपका स्वामित्व स्पष्ट करती है, सिद्ध करती है। किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व का संबंध या किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व को सिद्ध करने के लिए उस वस्तु का उपयोग अनिश्चित, व्यय अबाधित तथा अवधि असीमित होगी। तीसरा था सामंड के अनुसार। सामंड ने क्या बताया स्वामित्व के बारे में कि किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और वस्तु के मध्य पारस्परिक वास्तविक संबंध का प्रतीक होता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल कब्जे जैसी परिभाषा है। सामंड ने परिभाषा में क्या कहा कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच में प्रत्यक्ष रूप से जो संबंध आपको दिखाई देता है वही उसका स्वामित्व है। ये बात सामंड ने कही। अब आते हैं हॉलैंड की परिभाषा। हॉलैंड ने विधिक परिभाषा देते हुए स्वामित्व के बारे में कहा कि किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का पूर्ण और वास्तविक नियंत्रण, किसी व्यक्ति का पूर्ण एवं वास्तविक नियंत्रण, और किसी वस्तु पर, भाई नियंत्रण तो था, भौतिक नियंत्रण किसी वस्तु पर अगर होगा तो वो कब्जा होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण है, कैसा है, पूर्ण नियंत्रण, फॉरएवर कंट्रोल है, तो ये पूर्ण नियंत्रण उसका स्वामित्व या उसका ओनरशिप दर्शाएगा। ठीक है ना। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी संपत्ति अथवा वस्तु के संबंध में निम्न समस्त अधिकार एक साथ प्राप्त हो तो अधिकार प्राप्त करता व्यक्ति वस्तु का स्वामी होता है एवं अधिकारों के समूह की स्थिति उसका स्वामित्व कहलाती है। एवं अधिकारों के समूह की स्थिति उसका स्वामित्व कहलाती है। अब सारांशतः यहाँ पर कुछ नीचे एरो के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व को कुछ नीचे लिखे हुए बिंदु स्पष्ट करेंगे कि किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अगर स्वामित्व है तो वो किस वजह से है। नंबर 1 तो क्या होता है, अधिकारों का समूह, उस पर कुछ उसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तब यह व्यक्ति यह कह सकता है कि मेरा इस वस्तु पर स्वामित्व है। किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होने के लिए उसके अधिकार होते हैं। पहला होता है उपयोग करने का अधिकार, कि वह व्यक्ति ही उस वस्तु का उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। दूसरा होता है कब्जे का अधिकार, कि उस पर कब्जा है तो भी उसका स्वामित्व है। और तीसरा होता है हस्तांतरण का अधिकार, जब व्यक्ति किसी संपत्ति अथवा किसी वस्तु को दान कर सकता है, विक्रय कर सकता है, तो यह हस्तांतरण कहलाएगा। तो हस्तांतरण का अधिकार भी अधिकार होता है, तो यह साबित करेगा कि इस वस्तु अथवा उस संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व है। और नंबर 4 होता है नष्ट करने का अधिकार। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है, यह उसका अपना अधिकार है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के पास नष्ट करने का अधिकार होता है तो भी वह स्वामित्व का परिचायक होता है। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो, जब उस पर कब्जे का अधिकार प्राप्त हो, जब उस वस्तु के हस्तांतरण का यानी कि दान अथवा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो, और जब किसी वस्तु को नष्ट अथवा संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो, तो यह स्वामित्व का परिचायक होता है। अब नेक्स्ट है भाई स्वामित्व को प्राप्त करने के तरीके। भाई आप ओनरशिप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, कि आप किसी वस्तु पर ओनरशिप कैसे प्राप्त करेंगे। स्वामित्व को प्राप्त करने के तरीके, ग्रहण के द्वारा किसी वस्तु को या संपत्ति को प्राप्त करके आप उस पर कब्जा, आप उस पर स्वामित्व दर्शाएंगे। दूसरा विजय के द्वारा, जीत करके आप किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। दान के द्वारा, विक्रय के द्वारा और बंटवारे के द्वारा, ठीक है। और लाभ हेतु स्वामित्व का हस्तांतरण भी किया जा सकता है। किसी वस्तु पर अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो लाभ के लिए भी आप उस वस्तु का जो स्वामित्व होता है उसका हस्तांतरण किसी दूसरे को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मनुस्मृति के अनुसार कहा गया। और ये जो 6 प्रकार बताए गए स्वामित्व को प्राप्त करने के, ये हिंदू धर्मशास्त्र जो है मनुस्मृति में क्या कहा गया कि आप स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए ये 6 तरीके अपना सकते हैं। कि ग्रहण के द्वारा आप किसी संपत्ति अथवा वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करेंगे, विजय अथवा जीत के द्वारा, दान के द्वारा भी, विक्रय के द्वारा भी यानी कि हस्तांतरण के द्वारा,
लाभ के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए आप स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संपत्ति है, उसमें मैं लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने उस संपत्ति का हस्तांतरण किसी दूसरे को किया है, तो ये उसके स्वामित्व का परिचायक होगा। इसी प्रकार से बंटवारे के द्वारा भी स्वामित्व प्राप्त होता है। ये मनुस्मृति के अनुसार बताया गया था कि मनुस्मृति के अनुसार स्वामित्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब भारतीय कानून के अनुसार, एक तो था कि हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति के अनुसार इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, फिर भारतीय कानून इंडियन लॉ के अनुसार, इंडियन लॉ, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कैसे आप प्राप्त करेंगे स्वामित्व, इसके लिए थोड़ा एक नोट पढ़ लेते हैं कि भारत में स्वामित्व के हस्तांतरण, भारत में स्वामित्व का हस्तांतरण कि आप अपनी ओनरशिप है, अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब आप अपनी विरासत को, अपनी संपत्ति को, किसी वस्तु को अगर आप ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसका हर एक तरीका वैध होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई पेंसिल है, अगर मैं इस पेंसिल को किसी दूसरे व्यक्ति को देता हूं, तो ये मेरा तरीका वैध है कि मैं अपनी इस पे जो ओनरशिप है वह किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा हूं, जिसे विधि से मान्यता प्राप्त हुई हो। अर्थात भारत में स्वामित्व को केवल वैधानिक प्रावधानों से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें प्रतिफल सहित एवं प्रतिफल रहित स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है। भारत में किसी वस्तु के हस्तांतरण के संबंध में भारतीय विधि में कहा गया कि जो हस्तांतरण है वह वैधानिक तरीके से होना चाहिए। नंबर एक बात तो यह है कि किसी वस्तु का ट्रांसफर जो है वह वैधानिक तरीके से हो। दूसरा, उसका जो हस्तांतरण है वह प्रतिफल वाला होना चाहिए और प्रतिफल नहीं वाला, दोनों तरीके का हो सकता है। और दोनों ही तरीकों में स्वतंत्र सहमति जरूरी होती है कि अगर मैं इस किसी अपने लाभ को कमाने के लिए अगर इस वस्तु को किसी को हस्तांतरित करता हूं, तो इसमें भी मेरी सहमति है। और अगर मैं इसका हस्तांतरण करता हूं लेकिन उसमें मेरी सहमति तो है, लेकिन मैं प्रतिफल नहीं चाहता, उसके बदले में कोई मुझे लाभ नहीं चाहिए, तो इसमें भी मेरी सहमति होती है। तो भारतीय विधि में यह कहा गया कि इसको मैं संक्षिप्त में एब्रीविएट कर सकता हूं, वो इस प्रकार से कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वस्तु का हस्तांतरण जब किया जाए तो उसमें व्यक्ति की प्रतिफल के संबंध में भी सहमति होती है और प्रतिफल ना प्राप्त करने के संबंध में भी सहमति होती है। यह इंडियन लॉ में कहा गया है। स्वतंत्र सहमति का अर्थ क्या होता है? वह सहमति जो निम्न में से किसी तत्व से प्रभावित नहीं हो, स्वतंत्र सहमति कहलाती है। अब स्वतंत्र सहमति में क्या होगा? मिथ्या वर्णन, कोई झूठ छल कपट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भूल उसमें नहीं हो, त्रुटि सुधार उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई उत्पीड़न अथवा धमकी के आधार पर सहमति नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को डरा धमका करके उसकी वस्तु का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अनुचित प्रभाव, किसी अनुचित प्रभाव में लाकर के आप किसी व्यक्ति को ये कहें कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, तो ये भी गलत तरीका है, ये स्वतंत्र सहमति का द्योतक नहीं है। अब पढ़ेंगे हम स्वामित्व और कब्जे में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजीशन। पोजीशन और ओनरशिप में अंतर क्या होता है? देखिए, नंबर एक, कब्जा व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण दर्शाता है। किसी वस्तु पर कब्जा होना उसका भौतिक नियंत्रण होता है। जैसे कोई वस्तु है, कोई पेंसिल है, कोई रिमोट है, कोई मकान है, उस पर मेरा भौतिक नियंत्रण ही मेरा कब्जा है, यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जबकि स्वामित्व में वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण का आधार होता है। जबकि स्वामित्व में क्या होता है कि वास्तविक नियंत्रण होता है, जबकि कब्जे में वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा क्या है कि स्वामित्व के अधिकार में कब्जे का अधिकार होता है। कि स्वामित्व जब किसी व्यक्ति, मान लीजिए ये रिमोट मेरा है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये रिमोट मेरा है, तो ये मेरा स्वामित्व का अधिकार, इसमें कब्जा भी है, इसमें कब्जा भी शामिल है। भाई, जब जिस व्यक्ति पर मेरा स्वामित्व है, जिस वस्तु का, जिस संपत्ति का मैं मालिक हूं, स्वामी हूं, तो उस पर मेरा कब्जा भी है, ये निश्चित है। जबकि कब्जे के अधिकार में स्वामित्व का अधिकार शामिल नहीं होता। मान लीजिए अभी मेरा इस रिमोट पर कब्जा है, लेकिन ये सिर्फ कब्जा है, इसमें मेरा स्वामित्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, मालिक नहीं हूं। ये दूसरा अंतर होता है। तीसरा, कब्जा स्वामित्व का आभास होता है। कब्जा क्या होता है? उससे स्वामित्व का आभास होता है। कब्जे से मालिकाना हक का आभास होता है कि यार इसका मालिक हो सकता है, दिखाई देता है ऐसा। जबकि स्वामित्व तो सदैव वास्तविक होता है, लेकिन स्वामित्व जो होता है ना, उसमें हमेशा वास्तविकता होती है। अभी मेरे हाथ में पेंसिल है, आपको देखने में लगता है कि पेंसिल मेरी है,
ये मेरा नियंत्रण इस पे आभासी है, ये मेरा स्वामित्व इस पे कैसा है, आभासी है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं, जबकि स्वामित्व में ऐसा नहीं होता है। और नंबर चौथा अंतर है भाई, कब्जे का हस्तांतरण स्वामित्व के हस्तांतरण की तुलना में आसान होता है। कब्जे का हस्तांतरण स्वामित्व के हस्तांतरण की तुलना में आसान होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि कब्जा मेरा किसी वस्तु पर है, मान लीजिए इस वस्तु पे मेरा कब्जा है, मैं इसको हस्तांतरित बहुत आसानी से कर सकता हूं, इसमें किसी लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब किसी वस्तु पर मेरा, मान लीजिए ये पेन मेरा ही है, ये वस्तु मेरी ही है, और जब मैं इसका ट्रांसफर करूंगा, जब मैं इसको हस्तांतरित करूंगा, तो उसमें मुझे लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस से, कानून सम्मत प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो इस प्रकार से स्वामित्व और कब्जे में हमने अंतर यहाँ पे पढ़ा है। अब हमने आपके लिए यहाँ पे प्रश्न तैयार किया है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण तो होता है, परंतु अकाट्य प्रमाण नहीं होता। समझाइए कि कब्जा प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि भाई ये स्वामित्व का द्योतक है, लेकिन अकाट्य नहीं होता ऐसा, जबकि वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। ये समझाना है आपको, इस पे आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।